मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि इसके पास दिमाग नहीं है, ये पागल है। मुझे नाइट ड्यूटी में एक धर्मकांटा पे काम मिलता है। मेरी सैलरी उस समय 1500 रुपये लगाई जाती है। मुझे ये नहीं पता होता था कि रात कब हो रहा है, दिन कब हो रहा है। मन कई बार ऐसा होता था कि 3-3 4-4 दिन मैं रात को सोता नहीं था। 2008 में मेरी शादी अनुभा कर्ण से होती है, तो मैंने उनको बोला कि मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। 2011 में मैं स्टेट अवार्ड के लिए जाता हूँ। इस सामान का मूल्य मुझे 1000 रुपये मिलते थे, सीधे 5000 रुपये मिलने स्टार्ट हुए। 60-65 हज़ार रुपये मैं हर 15 दिन पे कमाता हूँ। मेरी कहानी के 3 भाग हैं। पहला भाग, मेरा जन्म कोलकाता में होता है और मैं वहाँ से भारत के अलग अलग राज्यों में आता हूँ। 5 राज्य मुझे क्रॉस करनी होती है क्योंकि मेरे पापा एक आर्मी में जॉब करते हैं, उनकी पोस्टिंग होती रहती है। मैं बंगाल होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, फिर वापस मैं बिहार आता हूँ। उसके बाद ग्रेजुएशन करने से पहले मुझे दिल्ली आना होता है अपने जॉब की तलाश में, जो मेरे ज़िंदगी का दूसरा भाग होता है। अपने आप को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए मुझे एक धर्म कांटा पे जॉब करनी होती है। जॉब तो मैं कर रहा होता हूँ, लेकिन मुझे एक अच्छे जॉब की भी तलाश होती है। हर इंसान चाहता है कि बेहतर जीवन जीना, इसके लिए जॉब की तलाश होती रहती है। इस क्षेत्र में आने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि इसके पास दिमाग नहीं है, ये पागल है। और इसी पागलपन की मैं हद तक जा रहा था। मुझे क्या करना है ये मैं भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन आज मैं इसी पागलपन में, अपनी इस कला में दिन रात मेहनत करके आपके सामने अपनी कहानी को लेकर आया हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अवधेश कुमार कर्ण और मैं मधुबनी, बिहार से हूँ, जहाँ की ये चित्रकला है जिसको आज मैं बना रहा हूँ। मेरा जन्म कोलकाता में हुआ है और मैं वहाँ पर, पापा मेरे आर्मी में थे। कोलकाता के बाद वापस हम लोग मध्य प्रदेश जबलपुर आते हैं, वहाँ पर मेरा नाम लिखाया जाता है। लेकिन पापा की पोस्टिंग बार बार होने की वजह से हम लोगों को अलग अलग शहरों में जाना होता था। 5 राज्य हम लोग क्रॉस कर चुके होते हैं। बाद में ये निर्णय लिया जाता है कि हमारी पढ़ाई गांव में ही होगी। पापा चूँकि आर्मी में थे तो डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करना होता था, लेकिन गांव की लाइफ उससे बिल्कुल अलग थी। बहुत मुश्किल होता था हम लोगों को उस हिसाब से अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाना। पढ़ाई हमारी शुरुआत होती है वहाँ पर, ग्रेजुएशन तक कंप्लीट होता है। ग्रेजुएशन से पहले दिल्ली आता हूँ मैं, लेकिन इस बीच हमारी जो इस कला यात्रा है उसकी शुरुआत जब मैं 8वीं क्लास में था तब से शुरुआत होती है। मेरी माँ मेरी पहली गुरु है जिन्होंने मुझे इस आर्ट के बारे में प्रेरित किया। सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है इस आर्ट को सीखने में कि आपको जगह जगह पर ये बोर्ड लिखा मिला था कि ये आर्ट सिर्फ महिलाओं के लिए है। पुरुषों के लिए एक गुरु को मिल पाना बहुत मुश्किल था। आर्ट में ये भी चीज़ है कि कोई न कोई आपके घर में कोई अवार्डी होते हैं, चाहे नेशनल होस्ट अवार्डी हो, चाहे स्टेट अवार्डी हो। मेरे साथ ये दिक्कत थी। मैं जब भी कहीं सीखने के लिए जाता था, पहली बात तो इस बात से रिजेक्ट किया जाता था कि आप एक पुरुष हैं, ये काम सिर्फ महिलाओं का है। और क्या आपके घर में कोई अवार्डी हैं, ये पूछा जाता था। मैं अपने गाँव में, क्या पूरी पंचायत में पहला ये आर्टिस्ट हूँ इस कला को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे घर के लोगों का इसके ऊपर बहुत अच्छा ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता था। उनके हिसाब से पापा आर्मी में थे तो हमें आर्मी में जाना चाहिए या कोई सरकारी जॉब में जाना चाहिए। इसी क्रम में एक संस्थान से मैं जुड़ता हूँ, जहाँ पर बहुत मुश्किल से मेरी एंट्री हो पाती है। और उस टाइम पे एक दुपट्टा मुझे दिया गया था, कॉटन का दुपट्टा, जिसको बनाने में मुझे 22 दिन का समय लगा था और मुझे उसके लिए 50 रुपये का मेहनताना मिला था। मेरी ज़िंदगी का वो इस आर्ट की पहली कमाई थी जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मुझे तो बहुत खुशी थी, लेकिन पिताजी का जो रिएक्शन था वो डायरेक्ट नहीं बोल पाते थे कि मैंने इसको क्या बोले। मन में था कि कहीं न कहीं इसकी दिशा भटक रही है, ये शायद इस आर्ट में इसको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन वो खुल के नहीं बोल पाते थे और मैं अपने संघर्ष को जारी रखना चाहता था। एक पिता की मजबूरी जो प्रकट नहीं कर पाते थे और मेरी खुशी जो मैं उनको प्रकट नहीं कर पाता था। ये एक ज़िंदगी का, नहीं कहते कि कशमकश था, जिसको हम लोग बरकरार रखे हुए थे। जब मैं बीए पार्ट 2 में था उस टाइम पे मैं दिल्ली आता हूँ। दिल्ली आने के बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होता है। यहाँ आने के बाद भैया लोग सोचते हैं कि शायद ये किसी चीज़ की तैयारी करने के लिए आया है। इसी क्रम में नोएडा में मुझे एक बुटीक मिलता है। बुटीक वालों को बहुत सारे कस्टमाइज़ डिज़ाइन बनाने होते हैं। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि हम जो बोलेंगे, आप आर्टिस्ट हैं ठीक है, हम आपको जो बोलेंगे आपको वो कंप्लीट करना है। फर्स्ट टाइम था, चुनौती था, स्वीकार किया मैंने उसको बनाया। मैं कंटिन्यू दिल्ली आता था, इनके ऑर्डर लेके जाता था, बनाता था। दिल्ली के मिथिला चित्रकला के मार्केट में लोगों के दिमाग में पहला ये नाम आया था अवधेश कर्ण का, जो कि ये बताना चाहता था कि मैं
कस्टमाइज़ काम कर सकता हूँ, चाहे वो किसी चीज़ पे हो, वॉल पेंटिंग हो, कपड़े के ऊपर हो, वुड के ऊपर हो, हर चीज़ के ऊपर मैं कस्टमाइज़ काम करने के लिए जानने लगा और लोग मुझे नॉर्मल ऑर्डर के साथ-साथ कस्टमाइज़ ऑर्डर भी देने लगे और इस तरीके से धीरे-धीरे मैं जॉब के सिलसिले में भी कोशिश करता था कि मुझे जॉब मिले। मुझे नाइट ड्यूटी में एक धर्मकांटा पे काम मिलता है। मेरी सैलरी उस समय ₹1500 लगाई जाती है, लेकिन जितने लोग वहाँ पे आते थे, जो मुझे लगते थे कि बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनसे जॉब के लिए बोलता था कि मैं अपने लिए एक जॉब ढूँढ रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, जॉब ढूँढ रहा हूँ। मैं रात को तो धर्मकांटा में काम करता था, लेकिन दिन में मैं अपनी पेंटिंग को बरकरार रखता था। शायद बहुत मुश्किल था। मुझे ये नहीं पता होता था कि रात कब हो रहा है, दिन कब हो रहा है। मन कई-कई बार ऐसा होता था कि 3-3 4-4 दिन मैं रात को सोता नहीं था, क्योंकि जो कस्टमर थे उनकी अलग डेट फिक्स होता था कि मुझे इस डेट में काम चाहिए और रात को तो मुझे ड्यूटी करनी, जो पूरी रात जागनी होती है, ट्रकों को, गाड़ियों को वेट करने का। जॉब मीन्स मैं कोई ऑफ़िशियली जॉब ढूँढ रहा था। मेरी जॉब एक एक एक्सपोर्ट हाउस में लगती है, लेदर गारमेंट है वो। और उसके अंदर स्टोर मैनेजर के रूप में मुझे रखा गया था कि ताकि मैं वहाँ पर कुछ सीख भी सकूँ और काम भी कर सकूँ। बहुत मुश्किलें थी, सैलरी बहुत कम थी, लेकिन धर्मकांटा से मुझे बेहतर लगा था, जो मैंने जॉइन किया। 2008 में मेरी शादी अनुभा कर्ण से होती है। अनुभा कर्ण भी एक आर्टिस्ट फैमिली से ही थी, उनके घर में बहुत सारे स्टेट अवार्डी, नेशनल अवार्डी लोग थे। लेकिन अनुभा को ये नहीं पता था कि मेरे पति एक आर्टिस्ट बनना चाहते थे। उनको बताया गया था कि उनके हस्बैंड एक एक्सपोर्ट हाउस में जॉब करते हैं। जब वो शादी होके आई तो एक दिन बातचीत के दौरान उन्होंने मेरे फ्यूचर के बारे में पूछा। तो मैंने उनको बोला कि मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ और मैं शुरू से ये करता आ रहा हूँ, जॉब तो कर रहा हूँ, मुझे आर्टिस्ट बनना है। मेरी वाइफ़ ने इस पॉइंट को माने एकदम कहती हैं कि बहुत अच्छे से स्वीकारा और उन्होंने मुझे एक चीज़ बताया कि जब तक लाइफ़ में आप इस आर्ट में सक्सेस नहीं हो जाते, मैं आपके साथ हूँ। वो दिन में ट्यूशन पढ़ाती थी, मैं जॉब करता था ताकि घर का जो फाइनेंशियली दिक्कतें थी उससे हम सामना कर सकें। और उन्होंने मुझे इस लाइन में अगर सपोर्ट किया तो बहुत ज़्यादा किया। वो जॉब करके घर को चलाती थी और मेरे फ्यूचर के लिए वो हमेशा सोचती रहती थी। मुझे तब तक काम बहुत मिल रहे थे, लेकिन एक उस काम का जो उचित मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा था। उसके लिए हमें एक अवार्ड की ज़रूरत थी। मुझे कहीं से पता चला कि बिहार सरकार बिहार स्टेट अवार्ड ऑर्गेनाइज़ करता है। तो शुरुआत में तो जाने में दिक्कत हो रही थी, काफ़ी सारे एग्जीबिशन्स चल रहे थे। 2011 में मैं स्टेट अवार्ड के लिए जाता हूँ। फर्स्ट टाइम मुझे कुछ नहीं पता होता है, वाइफ़ वहाँ पर मुझे लेके जाती हैं। उनको, क्योंकि वो आर्ट क्षेत्र से थी, उनके परिवार में बहुत सारे लोग आर्ट बनाते थे, उनको इन सब चीज़ों का नॉलेज था। मैंने वहाँ पर डोली का हार बनाया कि एक सीता जी की विदाई कैसे हो रही है, ये मैंने वहाँ पर क्रिएट किया। फर्स्ट टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। मेरी वाइफ़ ने कहा कुछ नहीं, हम लोग फिर दोबारा ट्राई करेंगे। फिर 2012 में हम लोग स्टेट अवार्ड के लिए फिर अप्लाई करते हैं। उस टाइम पे मैंने ट्री ऑफ लाइफ बनाया था, बहुत बड़ा-सा पेपर, लेकिन उसमें भी कुछ चूक रह गई, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आया, तो उस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। 2014 में हिम्मत तो मुझे एकदम जवाब दे रहा था कि अब मुझे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन वाइफ़ का जो कहते हैं ना सहयोग, उन्होंने कहा कि नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, हमें बार-बार वहाँ जाएँगे हम। हम लोग 2014 में गए, वहाँ पर सबको देखा मैंने, कोई कैनवस पे बना रहा था, कोई पेपर पे, कोई कपड़े पे, और हर कपड़े पेपर के ऊपर क्या होता है, नीचे हमें एक लकड़ी का टेबल लेना होता है। मैंने उस लकड़ी के टेबल पे काम करने की सोची कि मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए था। ऑफ़िसर जब आते हैं सिग्नेचर करने के लिए, तो मुझे कहते हैं कि आपका पेपर कहाँ है? मैंने कहा मेरे पेपर नहीं, मैं इस टेबल पे करूँगा। उन्होंने छूटते मुझे बोला कि तुम पागल हो क्या? दिमाग-वाग काम नहीं करता? लकड़ी पे कोई काम करता है क्या? पेपर लेके आओ, बचपना छोड़ो। मैंने उनकी बात का उतना ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन आते हैं, फिर भी वो सिग्नेचर नहीं करते हैं। थोड़ी दुःख तो होता है मुझे कि बार-बार मैंने तब काम करना स्टार्ट कर लिया था कि देखते हैं रिजेक्शन होगा तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे काम करना है। चौथे दिन जब उसके ऊपर मीडिया कवरेज स्टार्ट होती है उस पेंटिंग के ऊपर, तब जाके ऑफ़िस वालों का दिमाग खुलता। उसके बाद ऑफ़िस वाले मुझे सपोर्ट करना शुरू करते हैं कि ठीक है, लाइए मैं साइन कर देता हूँ, हमें नहीं पता था कि आप इस तरीके के वर्क को कर सकते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मेरे मन में एक जुनून था कि सब पेपर पे कर रहे हैं, कपड़े पे कर रहे हैं, कैनवस के ऊपर कर रहे हैं, मुझे लकड़ी के ऊपर करना है। बहुत मेहनत था, मेरे 16 नीब पेन जो ट्रेडिशनल नीब होता है जिसे हम काम करते हैं, वो मेरे 16 नीब उस टाइम पे खराब हुए थे। उसके बाद हम वहाँ सबमिट करना होता है, हम सबमिट करके तो मैं आ गया, लेकिन मन में कहीं न कहीं यही था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब 2015-16 के लिए उसी टेबल के ऊपर मेरा स्टेट अवार्ड का सिलेक्शन होता है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। कहते हैं ना कि काम तो मिल रहा था, लेकिन नाम का एक ब्रांड नहीं था मेरे पास, कि अवधेश कर्ण के पास कोई अवार्ड भी है।
पहली बार मुझे बिहार सरकार की तरफ से 2015-16 में बिहार स्टेट अवार्ड मिला। अवार्ड मिलने के बाद फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि जिस सामान का मूल्य मुझे 1000 रुपये मिलते थे, सीधे 5000 रुपये मिलने स्टार्ट हुए। हर आर्टिस्ट के लिए एक अवार्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मुझे बिहार स्टेट अवार्ड 2015-16 में मिला था। मैं 2017 की एक घटना बताता हूँ कि इंटरनेशनल सूरजकुंड फेयर लगता है हरियाणा में। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टॉल मिला था, जिस स्टॉल पे मैं अपने प्रोडक्ट को लेके बैठा था। वहाँ के आर्टिस्टों की तरह दिनचर्या सामान्य चल रही थी। वहाँ पर एक जैपनीज़ बायर आते हैं, उनका सवाल था कि अवधेश कर्ण की कोई पेंटिंग है क्या आपके पास? तो मैंने कहा कि हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ है, कम पेंटिंग है। मेरे पास उस समय ट्री ऑफ लाइफ था। मैं ट्री ऑफ लाइफ बहुत पहले भी बनाता था, आज भी बना रहा हूँ। उन्होंने मुझे उस पेंटिंग का प्राइस पूछा, तो मैंने कहा इस पेंटिंग का कीमत 20,000 रुपये है। तो उन्होंने मुझे बोला कि इसका कीमत मैं आपको 40,000 रुपया दूँगा। मैं फिर उनको रिपीट करता हूँ कि सर इसकी कीमत मात्र 20,000 रुपये है। तब उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता है, अवधेश कर्ण की पेंटिंग का मैं बहुत बड़ा स्टॉक जापान में कर रखा हूँ और ये पेंटिंग का कीमत 40,000 रुपये, ये पेंटिंग आप मुझे दे दीजिए। तो मुझे थोड़ा-सा अटपटा-सा भी लगा क्योंकि मेरी कीमत का दुगुना दाम वो दे रहे थे। मैंने कहा ठीक है, मैं उनको फ्रेम से पेंटिंग निकाल के उनको हैंडओवर करता हूँ। उसके बाद उनका फिर सवाल आता है कि क्या आपके पास उनकी कुछ और पेंटिंग है? मैंने कहा कि हाँ, कुछ बुकमार्क्स और कुछ ग्रीटिंग्स कार्ड उनके हाथ की बनी हुई है। तो ठीक है, आप दिखाइए मुझे। तो मैंने कहा कि उनको जितनी भी पेंटिंग दिखाई, अप्रॉक्स लगभग 65,000 की उन्होंने मेरे से पेंटिंग खरीदा। पैक वैक किया, बैठे, फिर मुझे पूछते हैं कि क्या आप एक आर्टिस्ट हैं? मैंने कहा जी मैं आर्टिस्ट हूँ। तो आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा मैं ही अवधेश कर्ण हूँ। मैंने अपना उनको आर्टिजन कार्ड दिखाया। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो कितना खुश हुए मुझे देख के। उनको लग रहा था ना कि शायद मुझे वो ढूँढ रहे थे। उन्होंने बोला कि 2007 से लेके अभी तक उनके पास 150 प्लस पेंटिंग उनके कलेक्शन में मेरी पेंटिंग है। मुझे वहाँ पर एक चीज़ फ़ील हुआ कि कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट के लिए जो ड्राइंग करता है या कोई हैंडमेड चीज़ें बनाता है, मार्केट में उनका जो प्रोडक्ट है, आदमी खुद तो नहीं रहता है, लेकिन उसके प्रोडक्ट वहाँ पर उसकी भाषाओं को बोलते हैं, उसकी बातों को बोलते हैं। जैसा मेरे साथ हो रहा था कि मेरी पेंटिंग को तो वो पहचान रहे थे, लेकिन वो मेरे फेस को नहीं देख रहे थे। तो मेरे लाइफ़ का एक ये टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि लाइफ़ में कुछ भी हो, मेहनत हमें ज़रूर करनी चाहिए और इस तरीके से मुझे एक परमानेंट बायर मिला। आज भी वो पर्सन जो बायर है, मेरी बहुत सारी पेंटिंग कलेक्ट कर रहे हैं, मैं बनाता हूँ, उन्हें सेल करता हूँ। उसी क्रम में हम लोग अलग-अलग जगहों के लोगों का इंटरनेशनल भी हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमारा कैलिफ़ोर्निया के साथ हमारा एक वर्कशॉप हुआ था कोविड के दौरान ही। मेरे लिए चुनौती भाषा की थी कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई गाँव में हुई है, हमारी भाषा मैथिली और हिंदी है। तो हम उसी में बात कर पा रहे सकते हैं, हम इंग्लिश में नहीं बोल सकते। लेकिन वहाँ से मुझे कैलिफ़ोर्निया के ऑर्गेनाइज़र की तरफ से ये बोला गया कि हमारे आर्टिस्ट आर्ट की भाषा को समझते हैं, आपकी लैंग्वेज से हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बेहतर तरीके से ड्रॉ करिए और हम उसको अच्छे तरीके से सीख पाएँगे। 7 दिन का ये वर्कशॉप चला था, जिसको हम लोगों ने ऑनलाइन किया था। मुझे कहीं पे भी ये दिक्कत नहीं हुई कि मैं हिंदी में बता रहा था और उसको वो समझ के बहुत अच्छे से बना पा रहे थे। मेरे जीवन का एक ये बहुत बड़ा खुश का समय था कि हम लोग हमेशा घबरा जाते हैं चुनौतियों से कि हमारी जो भाषा है वो इंग्लिश नहीं है, हम कैसे इंटरनेशनल वर्कशॉप को कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी कला जो है वही अपनी एक भाषा के रूप में लोगों के सामने में आती है और इस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल हम लोगों ने वर्कशॉप को किया। मैंने इस 30 साल की जर्नी में मैं पिछले 30 साल से अपनी इस आर्ट को बना रहा हूँ और मैंने लगभग अभी तक 3500 पेंटिंग बनाई है। वर्कशॉप की तुलना करें तो मैं अभी तक 1200 प्लस वर्कशॉप कर चुका हूँ। अलग-अलग सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजों में, आईआईटी ग्रुप में, हर जगह मैं जाता हूँ। मेरी कमाई मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मिनिमम से मिनिमम 60-65 हज़ार रुपये मैं हर 15 दिन पे कमाता हूँ वर्कशॉप और अपनी पेंटिंग को बेच के। लिमिट कुछ नहीं है, लिमिट इस क्षेत्र में आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना देर जग सकते हैं क्योंकि आदमी अपने भाग्य को खुद लिखता है। आज के जितने भी युवा कलाकार हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आज के टाइम पे आपको बहुत अच्छे-अच्छे गुरु मिलेंगे, बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं गुरु तक पहुँचने का, तो आप एक बेहतर आर्टिस्ट बनने के लिए मेहनत करिए और गुरु के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू और नया-नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनय ला मिलत, तो बस बनल रहू।